बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आप अपने बायोलॉजी सेकंड ईयर के लेक्चर्स ले रही हैं। तो स्टूडेंट, इसी सिलसिले में आज हमारा अगला नेक्स्ट चैप्टर जो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उसको हमने करना है। इससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि जैसे ही आप ये लेक्चर सुने तो अपनी अटेंडेंस लाजमी लगाएं। अटेंडेंस के लिए आप इसी लेक्चर के जब कमेंट्स में जाएंगी तो वहाँ पर आपको इस कमेंट में एक लिंक नज़र आएगा जहाँ एक फॉर्म ओपन होगा। आपने उस फॉर्म में अपना नाम और अपना रोल नंबर लिख के उसको सबमिट कर देना है। और डेली के लेक्चर को सुनने के बाद डेली के लेक्चर को टिक करके आपने अपनी अटेंडेंस भेजनी है, क्योंकि आप लोगों की अटेंडेंस आपके दाखिला भेजने के लिए लाजमी है। 80% से अगर आपकी कम अटेंडेंस होगी तो आप लोगों का दाखिला रोक लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप केयरफुली अपने फॉर्म्स को सबमिट करें और डेली अपनी अटेंडेंस को यकीनी बनाएं। इसके अलावा अगर आप अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसे आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन इनको प्रेस करें ताकि आप लोगों को डेली का लेक्चर जो है वो आप तक पहुंच सके। आप अपने फ्रेंड्स को भी अगर वो नहीं जानती ये बात बताएं ताकि आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो यकीनी बनाई जा सके और आप अपनी इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकें। तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में से जो टॉपिक है वो न्यूरॉन्स एंड नर्व इम्पल्स है। जैसा कि आपने अपने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि आपने कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में दो तरह की कोऑर्डिनेशंस को पढ़ा है। एक नर्वस कोऑर्डिनेशन है और दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन। और जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है वो कोऑर्डिनेशन जो है वो आप लोगों ने अपने पिछले चैप्टर उसमें लेक्चर में देखी है कि एनिमल्स में जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो तीन तरह से जो है तीन चीज़ों से होती है। नंबर 1 रिसेप्टर्स, नंबर 2 न्यूरॉन्स और नंबर 3 इफ़ेक्टर्स। रिसेप्टर्स आप कर चुके हैं। आज की लेक्चर में हम न्यूरॉन्स और इफ़ेक्टर्स करेंगे। न्यूरॉन्स, इफ़ेक्टर्स और नर्व इम्पल्स। नर्वस सिस्टम क्या होता है? जिस तरह से मुख्तलिफ हमारे असाबी निज़ाम है, जैसे डाइजेस्टिव हमारे मुख्तलिफ निज़ाम हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसी तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सिमिलरली हमारा नर्वस सिस्टम है और जिसे हम असाबी निज़ाम कहते हैं। असाबी निज़ाम क्या है, नर्वस सिस्टम क्या है कि हमारी जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ है, हमारा खाना पीना, सोना, उठना, जागना, इन तमाम चीज़ों को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है असाबी निज़ाम, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के अंदर जितनी भी कोऑर्डिनेशन है वो तीन चीज़ों से होती है, रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स और इफ़ेक्टर्स। रिसेप्टर्स ये रिसीव करते हैं स्टिमुलाई को। न्यूरॉन्स ये क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं डिफरेंट किस्म के सिग्नल्स को। और इफ़ेक्टर्स क्या होते हैं, इफ़ेक्टर्स जो हैं ये उस काम को, उस एक्टिविटी को, जिस चीज़ के लिए वो स्टिमुलाई होती है उसे परफॉर्म करते हैं। तो न्यूरॉन्स जो हैं वो न्यूरॉन्स या नर्व सेल क्या होते हैं, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज़ कॉल्ड नर्व सेल। कि हमारा जो असाबी निज़ाम है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, कि उसका स्ट्रक्चर भी नर्व सेल न्यूरॉन बनाते हैं और उसको जो वो परफॉर्म करता है फंक्शन, तो उसका भी जो बुनियादी चीज़ है वो क्या है, न्यूरॉन है या नर्व सेल है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, इसको हम डिफरेंट उसमें देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, कि न्यूरॉन जो है वो किस तरह का होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक न्यूरॉन की जो है वो तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1 सेल बॉडी, नंबर 2 डेंड्रॉन एंड नंबर 3 एक्सॉन। किसी भी न्यूरॉन की जो बेसिक तीन चीज़ें हैं वो सेल बॉडी, डेंड्रॉन और एक्सॉन है। हम इनको एक अलग अलग करके देख लेते हैं। सबसे पहले कि जो सेल बॉडी जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल बॉडी जो है वो क्या है, कि आप इस पिक्चर में देखें स्टूडेंट कि ये जो इसका सेंट्रल सर्कुलर हमें नज़र आ रहा है ये इसकी सेल बॉडी है।
ठीक है। सेल बॉडी से जो है, सेल बॉडी के जिस तरह से दूसरे जो यूकैरियोटिक सेल हैं, इसी तरह से सेल बॉडी में भी तमाम जो है वो और सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो पाई जाती हैं। जिस तरह देखिए न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडीज़, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम वगैरह, ये क्या है, ये सेल बॉडीज़ के अंदर से बाकी सेल में पाई जाती हैं। सिमिलरली जो है इसमें सेल बॉडीज़ में भी इसी तरह से ये मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है इसके अंदर मिसल्स ग्रेन्यूल्स भी होते हैं सेल बॉडी के अंदर। इसी सेल बॉडी में से जो है ये आप देख रहे हैं, ये सेंट्रल सेल बॉडी है, और इसी सेल बॉडी में से जो है मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोजेक्शंस जो हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हिस्से बड़े हुए नज़र आप लोगों को आ रहे हैं। इन प्रोजेक्शंस को प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस या साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस या साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन जो इन्हें कहा जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इसमें से जो छोटी छोटी सी शाखें निकल रही हैं, इनको आप देखें डेंड्रॉन्स कहा जाता है। ठीक है, इनको डेंड्रॉन्स कहा जाता है। ये डेंड्रॉन्स जो है ये फर्दर आगे इसकी ब्रांचेस हो रही हैं, छोटी छोटी। इन डेंड्रॉन की जो फर्दर आगे ब्रांचेस होती हैं, या ये फाइबर्स होते हैं, या ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं, इनको क्या कहा जाता है, इन प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस को जो है इन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को इस पिक्चर में क्लियरली नज़र आ रहा है ये एक न्यूरॉन सेल है। ठीक है, ये एक पूरा सेल है, इंडिविजुअल सेल है, ये लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये लॉन्गेस्ट सेल है, न्यूरॉन सेल, नर्व सेल। इसकी सबसे दरमियान में जो है ये सेंट्रल बॉडी है। ये सेंट्रल बॉडी इसे सोमा भी कहा जाता है, इसको सेल बॉडी भी कहा जाता है, इसको साइटोन भी कहा जाता है। इसी साइटोन, सोमा या सेल बॉडी की प्रोजेक्शंस होती हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, ये डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स होती है, और इसकी एक सिंगुलर लॉन्ग प्रोजेक्शन होती है जिसको एक्सॉन कहा जाता है। ठीक है, एक्सॉन वो पॉइंट जहाँ से एक्सॉन जो है वो प्रोट्रूड होता है सेल बॉडी से, उसको एक्सॉन ही लॉक कहा जाता है। और एक्सॉन के लास्ट में आप ये देखें, ये लास्ट में जो एक्सॉन के ये टर्मिनल्स हैं, इन टर्मिनल्स को जो है ये क्या कहा जाता है, इन्हें एक्सॉन्स के एक्सॉन टर्मिनल्स या इनको बटन्स कहा जाता है। ये एक क्या है, न्यूरॉन सेल है, ये नर्व सेल है, जिसकी मैंने आप लोगों को जिस तरह बताया 3 मेन टाइप चीज़ें होती हैं। सेल बॉडी, ये सेंट्रल इसकी सेल बॉडी, इसी सेल बॉडी से निकलनी हुई इसके क्या है, ये प्रोट्रूड हुई प्रोटोप्लाज्मिक जो प्रोजेक्शंस हैं, ये डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स हैं। इसके अलावा इसी की एक ही इलोंगेट प्रोजेक्शन होती है जिसको क्या कहा जाता है, एक्सॉन कहा जाता है। और एक्सॉन के लास्ट में प्रोजेक्शंस जो होते हैं प्रोटोप्लाज्मिक, उनको एक्सॉन टर्मिनल्स कहा जाता है। नेक्स्ट आप इसमें देखें, इसमें जो है आप नेक्स्ट एक और चीज़ देख रही हैं, माइलिन शीट। माइलिन शीट क्या होते हैं, एक्सॉन जो होता है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए और इससे स्मूथली नर्व इम्पल्स गुजर सके, इसके लिए इसके ऊपर एक कवरिंग होती है लिपिड की, जिसको माइलिन शीट कहा जाता है। ये माइलिन शीट जो है ये वाइट कलर की होती है। तो जहाँ उन नर्वस सिस्टम की उन जगहों पर जहाँ पर जो है ये एक्सॉन ज़्यादा एक्यूमुलेटेड होता है, ज़्यादा जमा होता है, उस जगह को वाइट मैटर कहा जाता है, क्योंकि ये शीट जो है ये वाइट कलर की होती है। इसीलिए जहाँ पर एक्सॉन ज़्यादा होते हैं तो वो सारा वाइट मैटर हमें नज़र आ रहा होता है। लेकिन जहाँ पर ये सेल बॉडी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर क्या होता है, ये सेल बॉडी ग्रे कलर की होती है, तो उस जगह पर हमें ज़्यादा क्या नज़र आता है, और ग्रे कलर नज़र आ रहा है। तो जहाँ सेल बॉडी ज़्यादा एक्यूमुलेटेड होती है उसको क्या कहा जाता है, ग्रे मैटर उसको कहा जाता है। अब इनकी डिटेल हम देख लेते हैं कि ये जो है न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में हमने जो पढ़ा है, सेल बॉडी डेंड्रॉन या एक्सॉन क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेल बॉडी से डेंड्रॉन भी निकलता है और एक्सॉन भी निकलता है। डेंड्रॉन है क्या, दीज आर द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म ही होता है, और फाइबर्स विच कैरी इम्पल्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी इज़ कॉल्ड डेंड्रॉन। ठीक है, ऐसी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन जो कि नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लेकर आती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, डेंड्रॉन कहा जाता है। इफ़ इट इज़ अ सिंगल फाइबर, ऐसे डेंड्रॉन कहेंगे अगर ये सिंगल होगी, लेकिन अगर ये एक से ज़्यादा होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फिर डेंड्रॉन से फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं, जिनको क्या कहा जाता है, डेंड्राइट्स कहा जाता है। अब एक्सॉन क्या है, दीज आर आल्सो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस
ठीक है। द प्रोसेस कंडक्टिंग द इम्पल्सिस, इनका काम क्या है, दे कंडक्ट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ऐसे साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन जो कि इम्पल्स को, नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाती हैं, उनको एक्सॉन कहा जाता है। दीज में बी मोर देन अ मीटर लॉन्ग इन सम न्यूरॉन, के कुछ न्यूरॉन्स में जो है ये 1 मीटर से भी ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। नेक्स्ट नेसल ग्रेन्यूल्स, तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि सेल बॉडी के अंदर जो आम सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके अलावा नेसल ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। ये होते क्या हैं, ये रेबोसोम्स होते हैं एसोसिएटेड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी ऑपरेटस। ये सेल बॉडी में होते हैं क्योंकि जैसा कि आपने कि इसके रेबोसोम्स हैं तो इनका क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, दीज आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये वही है सेल बॉडी जो मैंने आप लोगों को न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर समझाने के लिए मुख्तलिफ क्लियर डायग्राम्स जो हैं वो आप लोगों के लिए डाउनलोड की है। ये नोड्स ऑफ रेनवीर क्या है कि माइलिन शीट जो है एक्सॉन के ऊपर वो नोड्स की फॉर्म में होते हैं, सेल बाय सेल की फॉर्म में होते हैं। तो जो इनके दरमियान गैप आ जाता है उसको नोड्स ऑफ रेनवीर कहा जाता है। ये भी एक्सॉन की बिल्कुल क्लियर डायग्राम है। देखिए सेंटर में इसकी सेल बॉडी है, सेल बॉडी से वो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन जो कि इम्पल्स को सेल बॉडी के अंतरफ लेकर आएंगे वो डेंड्राइड्स हैं, और वो तो एक सिंगल जो है वो लॉन्ग जो आप लोगों को फाइबर की तरह, धागे की तरह नज़र आ रहा है एक्सॉन, जो कि फर्दर जो है माइलिन शीट से मुख्तलिफ कंपार्टमेंट में डिवाइड हुआ है। और इसमें क्लियर है एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन्स के जो हिस्से हैं ये क्या है, ये एक सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है कि जो किस चीज़ पर मुश्तमिल है, सेल बॉडी, एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल, डेंड्राइट्स। नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, कि जो न्यूरॉन्स हैं ये कितनी किस्म के होते हैं। जो न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन की गई है वो 2 बुनियादों पर की गई है। नंबर 1 स्ट्रक्चरल, कि उस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरह से है, एंड नंबर 2 फंक्शनल, कि न्यूरॉन जो है वो किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इस बुनियाद पर, उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन की बुनियाद पर न्यूरॉन्स को जो है आगे फर्दर क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फंक्शनल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो कितनी हैं। देयर आर 3 फंक्शनल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। कौन कौन सी? नंबर 1 सेंसरी न्यूरॉन, नंबर 2 इंटरमीडिएट न्यूरॉन एंड नंबर 3 मोटर न्यूरॉन्स। ये तीनों जो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं अपने नाम से ही अपने फंक्शन को क्या कर रही हैं, इनके नाम से इनका फंक्शन जो है वो नज़र आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं ये क्या होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स दीज कैरी द सिग्नल्स फ्रॉम द आउटर पार्ट्स ऑफ आवर योर बॉडी पेरिफेरी इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये वो न्यूरॉन्स हैं जो कि क्या करेंगे, सिग्नल्स को, जो कि इंफॉर्मेशन को, जो कि स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के बाद हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, ले जाते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से हैं न्यूरॉन? ऐसे न्यूरॉन जिनका फंक्शन क्या है कि बाहर के स्टिमुलस को, बाहर के सिग्नल्स को कहाँ लेकर जाएंगे, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट है इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स इनको जो है इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स भी कहा जाता है और इन्हें रिले न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। इंटरन्यूरॉन्स इनका क्या फंक्शन है, दीज कनेक्ट, ये जोड़ते हैं वेरियस न्यूरॉन्स विद इन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करते हैं, कम्युनिकेट करवाते हैं मुख्तलिफ न्यूरॉन्स को, उनके सिग्नल्स को, कहाँ पर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। नेक्स्ट है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स दीज आर आल्सो कॉल्ड मोटो न्यूरॉन्स। दीज कैरी द सिग्नल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द आउटर पार्ट, फॉर एग्जांपल मसल, स्किन, ग्लैंड्स ऑफ योर बॉडी। ये क्या करवाते हैं, ये जो है हमारे मुख्तलिफ जो वो हैं ऑर्गन्स हैं उनको फंक्शंस परफॉर्म करवाते हैं। यहाँ पर देखिए आप एफरेंट न्यूरॉन्स, इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स। एफरेंट न्यूरॉन्स ये मोटर न्यूरॉन्स हैं, इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स ये इन न्यूरॉन्स की जो है क्या है, मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। तो जो है फंक्शनल टाइप्स पे जो है न्यूरॉन्स 3 तरह के हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स वो जो कि वो सिग्नल्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेकर जाएंगे। इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स जो कि मुख्तलिफ न्यूरॉन्स के दरमियान जो है सिग्नल्स को क्या करवाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। एंड नेक्स्ट लास्ट जो है मोटर न्यूरॉन्स जो कि सिग्नल्स जो हैं वो हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स की तरफ लेकर जाते हैं जिन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना होता है।
टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स इसमें देखिए इसमें सिंपल सा है, सेंसरी न्यूरॉन है, रिले न्यूरॉन, जैसे मैंने आप लोगों को कहा इनको क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट या इंटर न्यूरॉन भी कहा जाता है, एंड मोटो न्यूरॉन्स या मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, जैसे कि हम लोगों की स्किन है, ठीक है, टिप्स ऑफ जो हैं हम लोगों के फिंगर्स वगैरह, ये सेंसरी न्यूरॉन्स यहाँ सेंसरी ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। रिले न्यूरॉन्स ये कहाँ पर पाए जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स इनके दरमियान, मुख्तलिफ न्यूरॉन्स के दरमियान, कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में। और मोटर न्यूरॉन्स ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये हमारे जो जिन्होंने उन मसल्स में पाए जाते हैं या उन ग्लैंड्स में जिन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना है, जैसे कि मसल्स एंड ग्लैंड। सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं इन्हें रिसेप्टर भी कहा जाता है क्योंकि ये स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। रिले न्यूरॉन्स जो हैं इनको कनेक्टर्स कहा जाता है क्योंकि ये मुख्तलिफ न्यूरॉन्स के दरमियान फंक्शंस को कनेक्ट करते हैं, सिग्नल्स को कनेक्ट करते हैं। एंड मोटर न्यूरॉन्स इनको इफेक्टर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या है, फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इसकी बिल्कुल सिंपल सी मिसाल इसमें देखें दी हुई है कि ये आप लोगों को स्विच है, ठीक है, जिस स्विच से आप क्या करते हैं, फ़ैन ऑन करते हैं, तो ये इसी से है। सेंसरी न्यूरॉन्स जिस तरह से ये स्विच जो है, जैसे आप इसे स्टिमुलस देते हैं, ऑन करते हैं, तो ये क्या है, ये वायर जो है वो क्या करते हैं, उस स्टिमुलस को वायर जो है इस फ़ैन की तरफ लेकर जाते हैं और फ़ैन चलना शुरू हो जाता है। तो इस मिसाल जो है स्विच जो है वो क्या है, सेंसरी न्यूरॉन है क्योंकि उसने स्टिमुलस को क्या किया है, स्टिमुलस को डिटेक्ट किया है। और जो वायर है ये रिले न्यूरॉन्स हैं या कनेक्टर्स हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, मुख्तलिफ सिग्नल्स को न्यूरॉन्स के दरमियान ट्रांसमिट कर रहे हैं। और फैन जो है सिमिलरली हमारे ग्लैंड्स और हमारे मसल्स की तरह से क्या करता है, इफेक्टर है क्योंकि ये फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो होप्स हो कि आप लोगों को फंक्शनल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन जो है इससे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चरल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चरल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन जो हैं, स्ट्रक्चर की बेस पर न्यूरॉन्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, यूनिपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक है, जैसे कि ये भी अपने नाम से क्लियर हो रहा है, यूनी मीन 1, बाई मीन 2 एंड मल्टी मीन 1 से ज़्यादा। यूनिपोलर सबसे पहले देख लेते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन ऐसा न्यूरॉन, ठीक है, जिसकी सेल स्ट्रक्चर की बुनियाद पर इसको डिवाइड किया गया है ना, तो यूनिपोलर न्यूरॉन ऐसा न्यूरॉन होता है जिसकी सेल बॉडी में से जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सॉन निकलता है। देखिए आप, ये फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिपोलर है, इसमें से एक एक्सॉन निकल रहा है, ठीक है, आगे जो उस एक्सॉन के हैं वो टर्मिनल्स ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल्स है। तो जो पोलर न्यूरॉन्स होते हैं इसके में से क्योंकि एक एक्सॉन निकलता है इसीलिए इसको यूनिपोलर कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो बाईपोलर न्यूरॉन है। बाईपोलर में क्या है, सेल बॉडी है। सेल बॉडी इसमें क्या होता है, एक एक्सॉन निकलता है और एक ही इसमें से डेंड्राइट निकलता है, सिर्फ एक, तो इसीलिए इसको बाईपोलर कहा जाता है क्योंकि इसमें इस न्यूरॉन में सेल बॉडी जो है जिसमें से सिर्फ एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट निकलता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है वो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है। मल्टीपोलर न्यूरॉन जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि इसमें से एक एक्सॉन निकलेगा लेकिन सेल बॉडी में से एक से ज़्यादा डेंड्राइट्स निकलते हैं क्योंकि इसमें 1 + मैनी है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मल्टीपोलर न्यूरॉन कहा जाता है। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या हैं, स्ट्रक्चर बेस पर 3 तरह के, यूनिपोलर के इसमें से सिर्फ एक एक्सॉन सेल बॉडी से निकलता है, दूसरे में जो है एक सेल बॉडी में से एक्सॉन और एक डेंड्राइट निकल रहा है, जबकि मल्टीपोलर में जो है एक एक्सॉन और बहुत सारे डेंड्राइट्स निकलते हैं। तो ये यूनिपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन। और जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है ये जो बेसिकली है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा जो मोस्टली हमारे ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्पाइनल कॉर्ड में मल्टीपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो हैं ये बहुत सारे एनिमल्स के जो है एम्ब्रियो जो स्टेज होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। और बाईपोलर न्यूरॉन्स जो है ये हमारे अल्फैक्टरी पोर्शन जो है ब्रेन का उसके अंदर पाया जाता है या एयर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट जो है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि नर्वस जो कोऑर्डिनेशन है उसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व थी। कौन सी 3 चीज़ें, रिसेप्टर जो स्टिमुलाई को रिसीव करेगा, न्यूरॉन जो कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा, एंड इफेक्टर्स और वो हमारे बॉडी पार्ट्स जो कि वो क्या करते हैं, उसे रिस्पॉन्स करेंगे। तो इसमें जो है तीसरा हमने क्या करना है, इफेक्टर। दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच रिस्पॉन्ड व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड बाय
इम्पल्स, ये वो स्ट्रक्चर हैं कि जो कि रिस्पॉन्स करते हैं कब, जब उन्हें स्टिमुलेट किया जाता है किसके थ्रू, इम्पल्स के थ्रू। और वो इम्पल्स कैसे आती हैं, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आती हैं। द प्रिंसिपल इफेक्टर्स कौन कौन से हैं, एग्जांपल्स कौन सी हैं, ग्लैंड्स, क्योंकि जब इनको मोटर न्यूरॉन के ज़रिए सिग्नल आते हैं तो ये सेक्रेट करते हैं, एंड मसल्स, और हमारे मसल जब इनको रिस्पॉन्ड किस तरह करते हैं, जब इनको मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए सिग्नल आता है तो ये क्या करते हैं, बाय कंट्रैक्टिंग, कंट्रैक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड जो है इसको समझाने के लिए रिफ्लेक्स आर्क है कि रिफ्लेक्स आर्क जो है वो क्या होते हैं। रिफ्लेक्स आर्क इज़ द पाथवे ऑफ पैसेज ऑफ इम्पल्स, ये नर्व इम्पल्स का क्या है, पैसेज है ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन, किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शन, कि इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, इसका जो है हम जो है हमारे असाब इसको कंट्रोल नहीं कर रहे होते। तो रिफ्लेक्स आर्क में डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस क्या होती है, सबसे पहले जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, वो स्टिमुलस को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। उसके बाद जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये क्या करेंगे, इस सिग्नल को सेंड करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, जहाँ पर क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। देन एसोसिएटिव न्यूरॉन्स जो हैं, इंटर न्यूरॉन्स जो हैं, ये ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में क्या करेंगे, नर्व इम्पल्स को कोऑर्डिनेट करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो हैं, उसके बाद जो मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए सिग्नल्स जो हैं, नर्व इम्पल्स जो है या कमांड जो है वो किसको भेजी जाती है, इफेक्टर्स को भेजी जाती है। रिफ्लेक्स आर्क को समझने के लिए आप यहाँ पर ये एक डायग्राम देखें बच्चे, कि यहाँ पर आप देखें कि क्या हुआ है कि अगर आपके हाथ जो है वो किसी पिन को लग गया है, ठीक है, किसी नुकीली चीज़ को लग गया है, या आपका हाथ जो है वो हीट की तरफ, हीट है वहाँ हीट पे लग गया है, तो आप क्या करते हो, आप एकदम से अपने हाथ को हटा लेते हो। उस दौरान में होता क्या है कि देखें यहाँ पर आप हमारे जो उंगलियों के पोर हैं, ठीक है, ये रिसेप्टर्स हैं, ये क्या होते हैं, ये यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन्स ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही हमारी उंगली के पोर को हीट या कोई नुकीली चीज़ लगती है तो होता क्या है कि जो हमारे उंगलियों में सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, देखें नंबर उस पर आप देखें कि जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन फ़ौरन उस स्टिमुलस को जो हमारे बाहर के इन्वायरमेंट से हमें मिल रही है उसको फ़ौरन डिटेक्ट कर लेते हैं। डिटेक्ट करने के बाद बच्चे क्या हैं कि वो आप लोगों ने क्या सेंसरी न्यूरॉन का क्या, कौन से न्यूरॉन से हमने अभी पहले फंक्शनल उसमें पढ़ा है कि सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो कि क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को या स्टिमुलस को सेंड करते हैं, कहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखें ये भेज रहा है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये स्पाइनल कॉर्ड है, ऊपर जो है वो फिर क्या, स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर ब्रेन होता है। अब ये स्टिमुलस जो है सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए कहाँ पर भेज दी गई है, ये स्पाइनल कॉर्ड को और फिर आगे ब्रेन को भेज दी जाती है। लेकिन ब्रेन से जो है वो पहले, ब्रेन से कोई ऑर्डर है उससे पहले ही ये जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड में हैं, ये क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रांसमिट करते हैं। फिर जो है इंटर न्यूरॉन्स से जो नर्व कमांड है वो क्या है, मोटर न्यूरॉन्स की तरफ आ जाता है। ये देखिए आप नंबर 3 पे मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मोटर न्यूरॉन्स को जो है कमांड दे दी गई और ये मोटर न्यूरॉन्स जो ये कहाँ पर है, देखिए ये सिग्नल्स को पहुँचा रहे हैं इफेक्टर्स की तरफ, हमारे मसल। तो यहाँ पर कोई क्या है, इफेक्टर हमारे मसल्स हैं। इन इफेक्टर को कमांड दी गई है कि आप कंट्रैक्ट होंगे, ये एकदम से कंट्रैक्ट जब होते हैं इफेक्टर रिस्पॉन्ड किस तरह करते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं, सुखड़ जाते हैं, जिसकी वजह से एकदम से हम अपना हाथ जो है वो क्या करते हैं, हटा लेते हैं। ये एक रिफ्लेक्स आर्क है, एक हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि इनवॉलेंट्री एक्शन है, क्योंकि हम लोग जो है ये मिली सेकंड्स में काम होता है, या हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पे लगता है या हम एकदम से हटा लेते हैं। अगर तो ये वॉलेंट्री होता, अगर ये हमारा दिमाग, ब्रेन इसको इतना इंतज़ार किया जाता है कि ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्ड करे, तो फिर क्या होता है, डैमेज डन, कि हमें जो है नुकसान पहुंच चुका होता। इसीलिए हमें जब अगर कोई चीज़ लगती है तो एकदम से हम अपने आप को, अपना जो बाजू जो है या हाथ जो है वो क्या है, हटा लेते हैं। इसको क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है, जिसमें क्या इन्वॉल्व है, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, और इंटर न्यूरॉन के बाद जो है इफेक्टर्स या मोटर न्यूरॉन इसमें इन्वॉल्व होते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स जो हैं ये किस तरह से काम करते हैं। वर्किंग ऑफ न्यूरॉन्स में हम नर्व इम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे कि नर्व इम्पल्स जो है वो क्या है, वो ट्रांसमिट होती है जो फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। तो जो नर्व इम्पल्स है कि वो किस तरह से ट्रांसमिट होती है, वो एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स की तरफ ट्रांसमिट होती है। तो एक न्यूरॉन जो है, एक न्यूरॉन सेल जो दूसरा न्यूरॉन सेल है, ये आपस में कंटिन्यूस नहीं होते, इनके दरमियान गैप होता है, जिस गैप को क्या कहा जाता है, स्नैप्स कहा जाता है। ये जो गैप होता है स्नैप्स, यहाँ से जो है ये नर्व इम्पल्स जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ये केमिकल्स होते हैं जो कि रिलीज़ होते हैं उस इम्पल्स के रिस्पॉन्स में। जब जो नर्व जो है वो कहाँ पर पहुँचती है, वो टर्मिनल एक्सॉन टर्मिनल्स पर पहुँचती है। तो वर्किंग ऑफ न्यूरॉन्स में क्या है कि नर्व इम्पल्स जो है फ्रॉम वन न्यूरॉन से ट्रांसफ़र होती है दूसरे न्यूरॉन की तरफ, और वो जो इन्वॉल्व क्या होता है वहाँ पर सिनेप्स होता है। तो सिनेप्स क्या है, सिनेप्स इज अ जंक्शन बिटवीन टू नर्व सेल। दो जो है नर्व सेल उनके दरमियान की जगह पर इसका गैप होता है, कंसिस्टिंग ऑफ अ मिन्यूट गैप, जिसमें एक छोटा सा गैप होता है अक्रॉस विच इम्पल्सिस पास, जहाँ से इम्पल्स पास होती है बाय डिफ्यूजन ऑफ अ न्यूरो ट्रांसमीटर। किस चीज़ के, उससे डिफ्यूजन से न्यूरो ट्रांसमीटर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये स्मॉल केमिकल्स होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। देखिए इस डायग्राम में क्लियर है कि ये एक न्यूरॉन का एक्सॉन एंडिंग है टर्मिनल, ठीक है, और दूसरा जो है न्यूरॉन उसकी डेंड्राइट है। अब जो नर्व इम्पल्स है उसने ट्रांसमिट होना है इस एक्सॉन टर्मिनल से नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट की तरफ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये गैप है, इस गैप को स्नैप्स कहा जाता है। तो यहाँ पर जब नर्व इम्पल्स पहुँचती है तो इस गैप में नर्व इम्पल्स के रिस्पॉन्स में मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं जिन्हें न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहा जाता है। अब नर्व इम्पल्स है क्या, नर्व इम्पल्स इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस हैं विच रन अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन, जो कि क्या है न्यूरॉन की पूरी लेंथ के दौरान, पूरा मतलब न्यूरॉन जो है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन, ये क्या करती है, ये नर्व इम्पल्स जो है वो पास आउट होती है और ये इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस एंड द मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये मुख्तलिफ जो है मूवमेंट ऑफ आयंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यही नर्व इम्पल्स जो है ये मैसेज होता है जो कि ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। इसी में जो नर्व इम्पल्स का जो पैसेज होता है इसी में ही एक वो चीज़ है इलेक्ट्रोकेमिकल, इसी में है। तो आप लोगों ने पीछे जो पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस जो हैं, कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ये मुख्तलिफ जो है चार्जेस की डिफरेंस की वजह से पैदा होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि मेम्ब्रेन जो है ये क्या होते हैं, इस मेम्ब्रेन पर मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो यही मुख्तलिफ ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है, इस पर भी मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं और इन्हीं चार्जेस के डिफरेंस की वजह से मेम्ब्रेन पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, अ टिपिकल न्यूरॉन एट रेस्ट इज़ मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रिकली आउटसाइड देन इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। This net difference in charge between the inner and the outer surface of non-conducting neuron is called the resting membrane potential, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि नर्व इम्पल्स को पास होने के लिए उसका क्या है, चार्ज का डिफरेंसेस होता है। तो वो यही बता रहे हैं कि जब न्यूरॉन रेस्ट कंडीशन में होता है उसमें से नर्व इम्पल्स नहीं पास हो रही होती, तो न्यूरॉन जो है उसका मेम्ब्रेन के आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इनर साइड। इनर साइड जो है उसका जो है वो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है। तो इसी नॉन कंडक्टिंग कंडीशन में जब इसका पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ मेम्ब्रेन के ज़्यादा हो और नेगेटिव चार्ज अंदर ज़्यादा हो, इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है। ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये जो जिसमें जो है कि बाहर की तरफ इसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है और अंदर जो है इसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है। इसकी जो है इसमें 5 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। फॉर नंबर 1 सोडियम एंड पोटाशियम आयंस, नंबर 2 नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस, नंबर 3 लीकेज ऑफ पोटाशियम आयंस फ्रॉम न्यूरॉन्स, नंबर 4 नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स और रेस्टिंग स्टेज, एंड नंबर 5 मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ -0.07 वोल्ट। वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले जो है
कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ ज़्यादा क्यों होता है। सोडियम एंड पोटाशियम आयंस, सोडियम प्लस एंड पोटाशियम आयन, ये दोनों चार्जेस जो हैं मेम्ब्रेन के आउटसाइड भी और मेम्ब्रेन के इनसाइड भी मौजूद होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन के बाहर, मेम्ब्रेन के बाहर की साइड पर भी और सेल के अंदर भी मौजूद होते हैं। लेकिन जो सोडियम एंड पोटाशियम सेल्स हैं, इसमें जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाहर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव चार्ज। इसलिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर एक तो ये है कि सोडियम और पोटाशियम की कंसंट्रेशन जो है सोडियम की 10 टाइम्स मेम्ब्रेन के आउटसाइड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज बाहर ज़्यादा होता है। उसके अलावा दूसरी क्या बात होता है कि मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम और पोटाशियम पंप होते हैं। ये सोडियम और पोटाशियम पंप क्या करते हैं कि आप ये देखें, इस डायग्राम में देखें कि सोडियम और पोटाशियम पंप जो हैं ये यहाँ पर उसमें एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर दिखाई गई है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कंडीशन इसमें दिखा रहे हैं। इसमें ये क्या बता रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाहर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अंदर, जो सेल के अंदर कौन सा है, नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्यों ज़्यादा है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सोडियम को जो है, जो आयन है वो बाहर जो है वो 10 टाइम्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड ऑफ द सेल। सिमिलरली जैसे ये आप देखिए सोडियम पोटाशियम पंप आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, तो ये सोडियम पोटाशियम पंप जो है हर 2 पोटाशियम आयन जिनको अंदर की तरफ मूव करता है, उसके बदले में 3 सोडियम आयन्स को ये बाहर, जो सेल से बाहर जो है वो खारिज कर देता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव आयन जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेल के बाहर ज़्यादा होता है। और इस प्रोसेस के लिए ये जो पंप है ये क्या है, ये ATP को इस्तेमाल करता है। इसी वजह से जो सोडियम जो है, क्योंकि सोडियम की कंसंट्रेशन फिर क्या है, सेल के आउटसाइड ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए बाहर जो है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड द सेल। दूसरी जो आप लोगों ने जो है जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाहर ज़्यादा होता है, वो ऑर्गेनिक आयन्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड, लाइक जैसे प्रोटीन है या मुख्तलिफ ऑर्गेनिक एसिड हैं, वो सेल के अंदर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड ऑफ द सेल। यहाँ पर सेल में ज़्यादा होते हैं बाहर की निस्बत। दूसरा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी मेम्ब्रेन होती है वो इम्परमिएबल होती है मुख्तलिफ आयंस के लिए। जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है ये भी इम्परमिएबल है दूसरे आयंस के लिए, लेकिन ये पोटाशियम आयन के लिए इम्परमिएबल नहीं होती, ये स्लाइटली परमिएबल होती है, जिसकी वजह से ये पोटाशियम आयन जो हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर से क्या है, बाहर की तरफ लीक हो जाते हैं। क्योंकि अब पोटाशियम आयन से बाहर लीक हो रहे हैं तो बाहर जो है पॉजिटिव आयन क्या है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। दूसरा, रेस्टिंग कंडीशन जो है, जब नर्व इम्पल्स जो है नहीं कंडक्ट हो रही, नहीं गुजर रही, पास हो रही और न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन में है, तो इसका क्या है, इस सोडियम आयंस का क्या हो जाता है कि बाहर जो है न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है इसके बाहर वो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है। और अगला जो है, इसको जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है रेस्टिंग स्टेज में वो -0.07 होता है। होप कि आप लोगों को आज के लेक्चर समझ आ गया होगा, जिसमें हम लोगों ने न्यूरॉन्स के जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किस चीज़ का, हमारे असाबी निज़ाम का, उसके बारे में, उसकी स्ट्रक्चर, उसके मुख्तलिफ फंक्शन के बारे में और नर्व इम्पल्स के बारे में पढ़ा है। स्टूडेंट, लास्ट में मैं आप लोगों को फिर यही कहूँगी कि आप अब इसे सिर्फ आप लोगों ने ये वॉच नहीं करनी, इसकी तैयारी भी करनी है। और उसके अलावा आपने कमेंट बॉक्स में जो लिंक मौजूद है आपके अटेंडेंस के लिए, उस अटेंडेंस में आप वो अटेंडेंस शीट फिल करें, उसको सबमिट करें, ताकि आपके जो अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखा जा रहा है उसमें आपकी अटेंडेंस 80% से ज़्यादा हो और आप लोगों के एडमिशन के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।